बात करते हैं स्लज एज एंड प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट्स 1 क्या दे रखा है, स्लज एज थीटा सी के लिए ये दे रखा है रेशियो ऑफ मास ऑफ डिजोल्व सॉलिड इन द सिस्टम, डिजोल्व नहीं आएगा यहाँ पर, सस्पेंडेड आएगा, टू द मास ऑफ सॉलिड लिविंग द सिस्टम पर डे, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है लीड एज ए एयर पोल्यूशन, तो क्या दे रखा है इसमें, लीड इज़ ए प्राइमरी लेड, सॉरी नॉट लीड, लेड इज़ ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेड क्लासीफाइड एज प्राइमरी पोल्यूटेंट। तब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले हम स्लजेज थीटा के बारे में पढ़ेंगे कि स्लजेज होता क्या है। स्लज एज होता है मास ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन द सिस्टम बाई मास ऑफ सॉलिड लीविंग द सिस्टम पर डे। ठीक है, अब आता है एयर पोल्यूटेंट के बारे में। तो एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, सब्सटेंस polluting indoor and outdoor air harmful to the humans, animals and plants। तो इसको एयर पोल्यूशन बात करते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं दो तरीके के, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। अब बात करते हैं हम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। दे आर डायरेक्टली एंटर एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सोर्सेज। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होता है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स ये भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O और NO ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। लीड, ठीक है। पॉलिन्स एंड स्पॉट्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दीज आर रेडियो एक्टिव, पॉलिन, लेड, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, दीज आर द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, फॉर्म्ड ड्यू टू इंट्रैक्शंस ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सो इंट्रैक्शन क्या होता है, फिजिकल हो सकता है या केमिकल्स हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये सेकेंडरी हैं। ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड्स एंड पैन, ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो स्टेटमेंट बी की बात करते हैं, लेड इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो पूछ रहा है सेडिमेंटेशन टैंक्स के बारे में, डिटेंशन पीरियड्स इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डिटेंशन टाइम्स कितना होता है, 1 से लेके 3 आवर्स के बीच में होता है। तो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे किसको, सेडिमेंटेशन टैंक्स को, इस पॉइंट से रिलेटेड। डेफिनेशंस ऑफ द डिटेंशन टाइम्स क्या होता है, एवरेज थ्योरेटिकल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए सीवेज टू फ्लो थ्रू द टैंक, दिस इज़ कॉल्ड डिटेंशन टाइम्स। तो इसके एक्सप्रेशन समझे, जो टी जो होता है, टाइम टू फिल द टैंक इफ़ नो आउटफ्लो, एंड आल्सो एवरेज टाइम सीवेज इज रिटेन इन ए टैंक होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये करते हैं अलाउ सेडिमेंटेशन बाय कंट्रोलिंग रेट ऑफ फ्लो, अलाउ सेडिमेंटेशन बाय द कंट्रोलिंग रेट ऑफ फ्लो। अब बात करते हैं डिटेंशन वैल्यूज़ के बारे में। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं जो जनरली जो वैल्यू ली जाती है 1 से लेकर 2 आवर्स ली जाती हैं, और प्रैक्टिकल रेंज के लिए जो वैल्यू ली जाती है, जो वैल्यू अडेप्टेड होती हैं, वो 1 से 3 आवर्स होती हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हायर डिटेंशन टाइम होता है देन प्राइमरी से। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिटेंशन टाइम्स का। इफेक्ट ऑफ डिटेंशन टाइम क्या होता है, अगर लो डिटेंशन टाइम्स है तो पूर सेडिमेंटेशन होएगा। सो ऑप्टिमम डिटेंशन टाइम्स एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द सॉलिड्स होता है। बात करते हैं हाई डिटेंशन टाइम्स, अगर इंक्रीज कर देंगे एफिशिएंसी तो ये क्या करते हैं, अगर हाई डिटेंशन टाइम्स है तो एफिशिएंसी इनिशियली इंक्रीज कर देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सेप्टिक कंडीशन जो कि अनडिज़ायरेबल हो जाएगी इसके अंदर। तो फाइनल कंसेप्ट की समरी समझे अगर, तो क्या है कि डिटेंशन टाइम्स क्या है, एक रिटेंशन टाइम्स ऑफ सीवेज इन टैंक होता है। प्राइमरली जो यूज होता है 1 से 2 आवर्स होता है, और डिज़ाइन अप टू 1 to 3 आवर्स होता है। सो अवॉइड वेरी हाई डिटेंशन टाइम बिकॉज ऑफ सेप्टिक कंडीशंस। नेक्स्ट बात करते हैं पर्पज ऑफ सेटलिंग एंड बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, पर्पज टू रिमूव कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेंट इम्प्योरिटीज़। ठीक है, क्या पर्पज है, टू रिमूव कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेटेड इम्प्योरिटीज सेडिमेंटेशन। बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का इसका एक्सप्लेनेशन समझाते हैं। सेटलिंग सेपरेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड फेज, एंड कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशंस यूज्ड बिफोर सेटलिंग, सो इम्प्योरिटीज सेटल एट अ बॉटम, सो क्लैरिफाइड वाटर एट द टॉप। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, क्या पर्पस दे रखा है, टू सेटल स्लज बायोमास आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकलिंग फिल्टर। क्या दे रखा है, टू सेटल स्लज
बायोमास आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज और ट्रिकलिंग फिल्टर, मतलब आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक्सेस स्लज प्रोड्यूस होता है। स्लज मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रीटेड वाटर एंड सेटलिंग टैंक सेकेंडरी क्लैरिफायर यूज होता है। स्लज जो सेटल्स होता है वो क्लियर करता है एफलुएंट डिस्चार्ज को, तो सेकंड वाला भी करेक्ट होगा। अब समझते हैं सेटलिंग प्रोसेस या ओवरऑल रोल के बारे में। तो ये क्या करता है, रिमूव्स करता है सस्पेंडेड सॉलिड को वर्क आफ्टर, किसके बाद, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन जो प्राइमरी में होता है, और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सेटल्ड स्लज एज बॉटम एंड क्लैरिफाई फ्रॉम द टॉप होता है। सो फाइनल कंसेप्ट समरी समझे तो सेटलिंग हैज़ ड्यूअल रोल, सो रिमूवल फ्लॉक प्राइमरी ट्रीटमेंट में और रिमूवल बायोमास इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो समझ में आ गया सेटलिंग के डुअल रोल्स क्या होते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब वैलिड पर्पज। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट्स ऑफ म्यूनिसिपल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के बारे में। तो पहला क्या दे रखा है, अंडरस्टैंड स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड देयर फंक्शंस, जो फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लैरिफायर प्लस अदर। तो प्राइमरी क्लैरिफायर्स क्या होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सेटलिंग। इसका क्या पर्पज होता है, ये रिमूव करता है सेट लेवल सॉलिड लाइक ग्रीट सैंड और लार्ज पार्टिकल्स को। ये रिमूव करता है कोगुलेंट एंड फ्लोकुलेट इम्प्योरिटीज़ को। तो स्टेज कौन सी आती है, फर्स्ट स्टेज इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो इनका पर्पज होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर का सेट लेवल बायोलॉजिकल स्लज को रिमूव करना होता है, बायोमास को। ये क्या कब होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद। इसके क्या फंक्शन है सेकेंडरी क्लैरिफाई के, ये रिमूव करते हैं डिजोल्व सॉलिड और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आता है कि एक्सेस बायोमास सेपरेट फ्रॉम द ट्रीटेड वाटर। नेक्स्ट आता है टर्सरी ट्रीटमेंट, इसके क्या पर्पज होता है, फर्दर पॉलिशिंग ऑफ ट्रीटेड वाटर का इसका काम होता है। ये क्या रिमूव करता है, ये रिमूव करता है टर्सरी ट्रीटमेंट रिमेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड और फाइन पर्टिकुलेट मैटर। जिससे क्या रिजल्ट निकल के आते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट से, हाई क्वालिटी वाटर ट्रीटेड वाटर होता है। अब डिज़ाइन कंसिडरेशंस के बारे में बात करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, डिटेंशन टाइम्स, ओवरफ्लो रेट और स्लज रिमूवल मैकेनिज्म। इनका सबका मिलकर क्या गोल होता है, इनका गोल होता है एफिशिएंट सेटलिंग एंड सॉलिड लिक्विड सेपरेशंस। अब बात करते हैं स्लज मैनेजमेंट के बारे में। इसके क्या सोर्सेज होते हैं स्लज के, ये फ्रॉम होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी क्लैरिफायर से आते हैं। किस प्रोसेस से ये सेम होते हैं, थिकनिंग, डिवाटरिंग एंड एनॉर्बिक डाइजेशन से। ठीक है, इनका क्या पर्पज होता है, इनका पर्पज होता है रिड्यूस द वॉल्यूम एंड स्टेबलाइज द स्लज बिफोर डिस्पोजल एंड रीयूज। अब बात करते हैं कंबाइंड सीवर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है स्टॉर्म वाटर प्लस बेस्ट वाटर कैरिड होता है टुगेदर। इसके क्या फंक्शन होता है, ये रिमूव करता है डिब्रीज एंड पोल्यूटेंट्स ड्यूरिंग वेट वेदर इवेंट्स। अब बात करते हैं एफलुएंट की क्वालिटीज़ के बारे में। क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये इंडिकेट होता है इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट्स, रिक्वायर क्या करता है, मस्ट मीट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इससे क्या आउटकम निकल के आता है, ये सेफ डिस्चार्ज इनटू द एनवायरनमेंट होता है। सो फाइनल समरी देख लेते हैं ट्रीटमेंट स्टेज के बारे में। जो प्राइमरी स्टेज है उसमें रिमूवल्स होते हैं सॉलिड्स, सेकेंडरी स्टेज में रिमूवल होते हैं बायोमेटर्स, टर्सरी में वाटर को पॉलिश किया जाता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग सिस्टम इनके, जो स्लज मैनेजमेंट होता है, सीवर सिस्टम होता है, डिज़ाइन फैक्टर्स होता है। अब निकालना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। प्लेन सेडिमेंटेशन इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप 2 सेटलिंग, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखा था पर वो कंप्लीट है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर की। इसका क्या पर्पज होता है, ये रिमूव करता है कंटामिनेंट्स एंड मेक वाटर सेफ फॉर द कंजम्पशंस। तो कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है प्योरीफिकेशन के अंदर, पहली होती है स्क्रीनिंग, दूसरी होती है सेडिमेंटेशन, तीसरी होती है कोगुलेशन, चौथी होती है फिल्ट्रेशन, उसके बाद में SSCFD। ठीक है, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शंस। स्क्रीनिंग का क्या होता है, इसकी स्टेज पे क्या होता है, डन बिफोर प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन से पहले स्क्रीन होती है और स्क्रीनिंग की जो फंक्शन होता है वो क्या करती है, रिमूव करती है लार्ज पार्टिकल को। अब उसके बाद में आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के टाइप समझे तो दो तरीके के, प्लेन सेडिमेंटेशंस एंड सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन ऑल्सो नोन एज टाइप 1 सेटलिंग या डिस्क्रीट सेटलिंग बोला जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे तो इसके अंदर कोई भी कोगुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन का, तो ये बेटर देन होता है प्लेन सेडिमेंटेशन और इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं।
तो की फैक्टर्स क्या हो गए इसके अंदर, जो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है वो टाइप 2 है, बट रियलिटी में जो स्टेटमेंट में दे रखा था वो नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पे दे रखा है प्लेन सेडिमेंटेशन टाइप 1 सेटलिंग है, यहाँ पे दे रखा था ना कि प्लेन सेडिमेंटेशन ऑल्सो नोन एज टाइप 2, जिसका ऐसा नहीं है। तो अगर फाइनल कंसेप्ट की समरी समझे तो स्क्रीनिंग का क्या, स्क्रीनिंग कब होती है, बिफोर सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, प्लेन सेडिमेंटेशन और फ्लॉकलेट सेटलिंग्स। तो इसमें स्टेटमेंट 1 को जो एक्सप्लेन किया है वो देख लेते हैं। इसमें स्क्रीनिंग 1 की जो डेफिनेशन होती है, इनिशियल प्रोसेस रिमूविंग लार्ज डिब्रीज एंड पार्टिकल्स। जो सीक्वेंस होता है डन बिफोर द सेडिमेंटेशन से पहले स्क्रीनिंग होती है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। इसका फंक्शन क्या होता है, एग्लोमरेट स्मॉल पार्टिकल इनटू द लार्ज वंस, और इसका जो एडवांटेज होता है वो क्या करता है, सेटल फास्टर देन द प्लेन सेडिमेंटेशन। सो एफिशिएंसी की अगर बात करें इसके अंदर तो मोर एफिशिएंट होता है देन प्लेन सेडिमेंटेशन की, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, बेटर देन द प्लेन सेडिमेंटेशन। दूसरा बात करता है प्लेन सेडिमेंटेशन के अंदर एक्चुअल टाइप होता है वो टाइप 1 होता है, सेटलिंग, जिसे डिस्क्रीट पार्टिकल बोला जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है इसके अंदर, सेटलिंग अंडर ग्रेविटी होता है विदाउट इंटरेक्शन से। तो इनकरेक्ट क्या था कि वो दे रखा था प्लेन सेडिमेंटेशन टाइप 2 नहीं होता है। अब बात करते हैं टाइप 2 सेटलिंग के मैकेनिज्म के बारे में। फ्लॉकुलेंट पार्टिकल्स एग्लोमरेट एंड सेटल टुगेदर, जो रिलेशन अकर विद द कोगुलेशन होता है। तो इसके स्टेटमेंट, स्क्रीनिंग कब होती है, बिफोर सेडिमेंटेशन के। कोगुलेशन इंप्रूव करता है सेटलिंग। प्लेन सेडिमेंटेशन को टाइप 1 बोला जाता है, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग को टाइप 2 बोला जाता है। स्टॉक लॉ एप्लीकेबल होता है फॉर टाइप 1 के लिए। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक डिज़ाइन का क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, एज पर IS कोड 2470/1985 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक कितनी होती है। सेप्टिक टैंक की जो मिनिमम विड्थ होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। अब सेप्टिक टैंक के डेफिनेशन समझते हैं। ये एक अंडरग्राउंड चैम्बर होता है जो कि किससे बना हुआ होता है, ब्रिक बाल से और सीमेंट मोटार फाउंडेशन से। जिसका क्या पर्पज होता है, इसका पर्पज होता है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए सेप्टिक टैंक का यूज़ होता है यहाँ पर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल समझ लेते हैं। जो इसकी वॉल थिकनेस होती है वो ग्रेटर देन होती है 20 सेंटीमीटर और 9 इंच, ठीक है। अब इसमें जो फाउंडेशन की बात करते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट होता है, तो 1 to 4 का मिक्स इसके अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर सेप्टिक टैंक के अंदर जो मटेरियल इसके अंदर यूज़ होता है वो होता है ब्रिक और सीमेंट मोटार। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक टैंक के डायमेंशंस के बारे में। जो इसकी विड्थ होती है, जो इसकी मिनिमम विड्थ होती है वो 750 mm या 75 सेंटीमीटर होती है। लेंथ की बात करें तो 2 to 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ होती है, ठीक है। अब इसकी डेप्थ की बात करें तो मिनिमम जो इसकी होती है 1 मीटर बिलो द वाटर लेवल होती है, और रेंज जो होती है इसकी 1 से लेके 1.3 मीटर। कैपेसिटी की बात करें तो मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी जो इसकी होती है 1000 लीटर होती है या 1 क्यूबिक मीटर होता है। तो IS कोड स्टैंडर्ड गवर्न सेप्टिक टैंक डिज़ाइन। विड्थ मिनिमम जो होती है 75 mm होती है। लेंथ डिपेंड करती है ऑन विड्थ पे, 2 to 4 टाइम होता है। यहाँ दे रखा है जो डेप्थ होती है कंट्रोल फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन इंश्योर करता है एफिशिएंसी को। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक टैंक डिटेंशन पीरियड्स के लिए। तो क्या दे रखा है, डिटेंशन पीरियड्स ऑफ बेस्ट वाटर इन सेप्टिक टैंक टिपिकली 24 आवर्स। तो डिटेंशन पीरियड्स की बात करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, टाइम बेस्ट वाटर रिमेन इनसाइड द सेप्टिक टैंक, जिसका पर्पज होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ बेस्ट वाटर। सो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डिटेंशन टाइम जो होती है वो 24 आवर्स होती है। अब बात करते हैं फंक्शंस का। ये अलाउ करते हैं सॉलिड को टू सेटल एट बॉटम स्लज एंड अलाउ करते हैं लाइटर मटेरियल फ्लोट करता है और इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्या इंश्योर करता है, ये इफेक्टिव प्राइमरी ट्रीटमेंट को इफेक्ट करता है। तो डिटेंशन टाइम पीरियड्स कितना होता है इसका, ये रिटेंशन टाइम इन टैंक होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 24 आवर्स होती है। सेटिंग प्लस फ्लोटिंग बोथ अगर होता है तो एसेंशियल फॉर होता है एफिशिएंट टैंक एंड ऑपरेशंस।
अब बात करते हैं फायर डिमांड फार्मूला के लिए। फायर डिमांड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, इसको बोला जाता है बूस्टन फार्मूला। बूस्टन फार्मूला क्या होता है? Q बराबर 5663 अंडर रूट पी। दिस इज कॉल्ड बूस्टन फार्मूला। Q जो होता है या अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है लीटर पर मिनट, P जो होता है पॉपुलेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्विचलिंग फार्मूले का। क्विचलिंग फार्मूला क्या होता है? Q बराबर 3182 होता है अंडर रूट पी। दिस इज कॉल्ड क्विचलिंग फार्मूला। बूस्टन 5663 होता है। फ्रीमेंस फार्मूला क्या होता है? फ्रीमेंस 1165 P/5 + 10 होता है। इसको बोला जाता है क्विचलिंग फार्मूला। क्विचलिंग फार्मूला यही होता है फ्रीमैन। क्विचलिंग फार्मूला फ्रीमेंस 1136 P/10 + P/5 + 10 होता है। अब बात करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला। सो फॉर सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वैल्यू सिटी के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल कंजेस्टेड हाई सिटी के बारे में बात करते हैं। Q बराबर होता है 4637 अंडर रूट पी 1 - 0.01 अंडर रूट पी, इसको बोला जाता है। सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वेलोसिटी की बात करते हैं तो Q बराबर क्या होता है? ये होता है 4637 होता है अंडर रूट P 1 - 0.01 अंडर रूट P। ये इस मैटर के अंदर आता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं एप्लीकेबल के बारे में। व्हेन पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 2 लाख हो तब एक्स्ट्रा प्रोविजंस कितना लिया जाता है? इतना लिया जाता है 9100 से लेके 36,000 लीटर पर मिनट फॉर ए सेकेंड फायर, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेबल होता है कौन सा फार्मूला? नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर रिटर्न फार्मूला सेंट्रल कंजेस्टेड हाई वेलोसिटी के लिए 1 - 0.01 पी अंडर रूट पी होता है 4637। बूस्टन फार्मूला 5663। क्विचलिंग फार्मूला 1165 अंडर रूट P/10 + 10। क्विचलिंग फार्मूला Q बराबर 3182 अंडर रूट पी होता है। अब फायर डिमांड की बात करते हैं फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। जो स्मॉल और लो बिल्डिंग के लिए कितना होता है? 2200 लीटर पर मिनट। लार्ज और हाई बिल्डिंग के लिए कितना होता है? 4500 लीटर पर मिनट। हाई वैल्यूड रेजिडेंसी के लिए कितना होता है? 7650 से लेकर 13500 लीटर पर मिनट, ठीक है। 3 स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए कितना होता है? 9000 लीटर पर मिनट। एंड डेंसली बिल्ट एरिया के लिए कितना होता है? 27,000 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो हाई वैल्यूड रेजिडेंसी के लिए 7650 से लेकर 13500 तक, ठीक है। और 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए 9000 और लार्ज और हाई बिल्डिंग के लिए 4500 और स्मॉल टाउन के लिए 2200। सो Q डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन अंडर रूट P। डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूला जिसके अंदर यूज होता है। बूस्टन फार्मूला क्या होता है? 566 अंडर रूट P होता है। क्विचलिंग, फ्रीमैन और NW ये अदर फार्मूलाज हैं। फायर डिमांड वेरीज करती है विद बिल्डिंग टाइप्स पर। अब बात करते हैं एलम की डोजेस और उसकी कैलकुलेशंस के बारे में। तो क्या दे रखा है कि वाटर कितना ट्रीट करता है? 16 मिलियन लीटर पर डे करना है और एलम की डोज है कितना? एलम 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो क्या निकालना है? टोटल एलम रिक्वायर्ड पर डे। तो यह निकल गया है 480 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं। केमिकल डोज कैलकुलेशन के लिए टोटल एलम कितना यूज होएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर इनटू डोजेज। तो कितना यूज होएगा? मिलीग्राम डिवाइड करना होगा 10 × 10⁻6 से। सो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना? 16 मिलियन लीटर। दैट मीन्स 16 × 10⁻6 लीटर, ठीक है। कितनी डोज दे रखी है? 30 मिलीग्राम पर लीटर। सो टोटल कैलकुलेशन करनी है तो टोटल कितना एलम चाहिए? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 × 10⁻6
6 इंटू 30 से, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब बात करता है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, लीटर है तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 48 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 10⁻⁶ से, तो ये कट जाएगा और बच के कितना आएगा 480 किलोग्राम। सो की कंसेप्ट समझते हैं इसका। अगर फॉर्मूला जो फॉर्मूला इसमें अंदर यूज हुआ है, क्वांटिटी क्या होती है, वॉल्यूम इन डोज, टोटल क्वांटिटी। सो ऑलवेज कन्वर्ट मिलियन लीटर प्रॉपरली, सो कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम इनटू केजी एट एंड, सो 480 kg का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बीओडी के बारे में। स्टेटमेंट क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ द सीवेज, तो उसको बोला जाता है बीओडी। पहला कंसेप्ट दे रखा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये अप्लाइड टू होता है सीवेज और वेस्ट वाटर में। इसकी इंपॉर्टेंस समझो तो ये इंडिकेटर सोप होता है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का। बीओडी किसका इंडिकेटर होता है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन का, और ये यूज्ड इन होती है वाटर क्वालिटी एनालिसिस के लिए। तो इसका क्या रोल होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा आता है बीओडी मेजर ऑक्सीजन कंजम्पशंस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको बीओडी बोलता है, मेजर ऑक्सीजन कंजम्पशंस। दूसरा आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर होता है, ना कि नॉट ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। नेक्स्ट आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सो मेजर केमिकल ऑक्सीडेशंस ऑफ द मैटर होता है, नॉट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोर्थ आता है नन ऑफ दीज, तो इनमें से तो कोई होगा नहीं, तो एक एक इसकी समरी देख लेते हैं। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो कंज्यूम होती है। डीओ क्या होता है, जो ऑक्सीजन अवेलेबल या डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर। सीओडी क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। और जो बीओडी इंडिकेट पॉल्यूशन लेवल को इंडिकेट करता है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।